हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का हम देख चुके हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या होता है। आज विशेष रूप से जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हम समझेंगे वह होगा जीएच मीड का। ठीक है ना। आज किसका हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद समझने वाले हैं, तो जीएच मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद बताया गया है वह विशेष रूप से आज हम समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जब हम बात करते हैं तो एक अंतःक्रियावाद क्या है, अंतःक्रियावाद यानी कि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, किसी न किसी अंतःक्रिया की जा रही है, इंटरेक्शन प्रोसेस की बात यहाँ पर की जा रही है। और इस इंटरेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, प्रतीकों के माध्यम से, किसके माध्यम से अंतःक्रिया की जा रही है, भाई प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया की जा रही है। ठीक है ना, किसके माध्यम से की जा रही है, अंतःक्रिया या इंटरेक्शन प्रोसेस हो रही है, लेकिन माध्यम क्या है, मीडिएटर क्या है भाई, प्रतीक है। क्या है, प्रतीक। जब प्रतीक के माध्यम से अंतःक्रिया की जाती है तो उस प्रकार से की गई प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहलाता है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे कि हम देखते हैं कि प्रत्येक कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे हमारे पास तरीके, उन्हीं तरीकों में से एक तरीका ऐसा है जब हम कम्युनिकेशन या अंतःक्रिया तो कर रहे हैं, इंटरेक्शन प्रोसेस तो कर रहे हैं, लेकिन माध्यम या मीडिएटर क्या है, तो प्रतीक या सिंबल है। तो बिल्कुल सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से जब इंटरेक्शन प्रोसेस या अंतःक्रिया की जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। और आज जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हम समझने जा रहे हैं वह किसका है, तो वह है जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। किसका है फ्रेंड, कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा किस प्रकार से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझाने का प्रयास किया गया है, वह आज की क्लास में महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हम देखेंगे जॉर्ज हर्बर्ट मीड का थोड़ा सा बेसिक। जैसे कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जन्म कब हुआ, तो भाई 27 फरवरी 1863 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, मैसाचुसेट्स में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की यदि बात करें तो 26 अप्रैल 1931 को शिकागो में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। मूल रूप से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो जनक है या पिता है वो क्या जो कौन कहलाते हैं, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड या जे.एच. मीड को सिंबॉलिक इंटरेक्शन का फादर कहा जाता है। चलिए सिद्धांत की बात करते हैं तो इनका सिद्धांत क्या है, मीड का 100 का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ की बात की गई है, और साथ ही साथ प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात की गई है। महत्वपूर्ण कृतियों की यदि हम बात करें तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो कब लिखी गई, 1934 में लिखी गई पुस्तक रही है। एसेस ऑन सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक है द इंडिविजुअलिज्म एंड द सोशल सेल्फ। ये महत्वपूर्ण पुस्तक किसकी है, हमारे जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। अब हम बात करते हैं मीड का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत है कि मीड के अनुसार अंतःक्रियावाद और विशेष रूप से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या होता है। तो यहाँ पर मीड बताते हैं कि मीड अपने सिद्धांत को कितने आधार पर, 4 जो अवधारणा रखी गई हैं, उन 4 अवधारणाओं के आधार पर मीड ने अपना पूरा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझाने का प्रयास किया। क्या है, सबसे पहले 100 की बात करते हैं ना, तो फिर 100 अंतःक्रिया की बात करते हैं, 100 का विकास की बात करते हैं, और साथ ही साथ प्रतीकात्मक अभिप्राय की बात करते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर हम चारों अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में 100 क्या है, ठीक है ना, 100 क्रिया क्या है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया क्या है, विशेष रूप से समझने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। तो मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद 100 की धुरी, यानी कि यदि मैं बात करूं तो सेल्फ या 100 के साथ ही, इसके साथ सेल्फ या 100 के साथ ही मीड का जो अंतःक्रियावाद है वह घूमता रहता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये 100 को समझाती हुए क्या कहते हैं, मीड के अनुसार जो 100 है मनुष्य के भीतर 100 होता है। देखिए जब भी हम बात करते हैं 100 तो कहीं ना कहीं बात यह जाती है कि व्यक्ति स्वयं के बारे में बात कर रहा है। अब स्वयं को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत 100 यानी कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि भाई हमारी चेतना है या हमारी आत्मा है, इस प्रकार से हम 100 को देखते हैं या परिभाषित करते हैं। इसी आत्मा को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ मनोवैज्ञानिक पदवली में
या मनोवैज्ञानिक आधार पर मीड क्या कहते हैं, 100 कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई कार्य है, अब उस कार्य को करते समय यदि मेरे मस्तिष्क में दो विचार चल रहे हों तो हम कहते हैं ना कि भाई ये मैं कार्य करूं ना करूं। अब इस पे कहते हैं अंतर आत्मा या अंतर चेतना, या उसे क्या माना गया यहाँ पर, 100 माना गया है, जो हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि यह कार्य आपके लिए सही है या गलत है। इस प्रकार से जो चिंतन चल रहा है, जो मनन चल रहा है मस्तिष्क के अंतर्गत, उसे क्या कहा गया है मीड के द्वारा, उसे ही 100 कहा गया है। साथ ही साथ मनुष्य का 100 बराबर सृजनात्मक और क्रियाशील रहता है। मैंने कहा ना कि समय के साथ साथ यह 100 बदलता जाता है, डिपेंड करता है कि हम अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने विकास के अनुसार इस 100 को भी परिवर्तित करते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे को यदि आप ध्यान से देखें तो बच्चा क्या है, उससे सांसारिक दुनिया से ज़्यादा वास्ता या ज़्यादा सरोकार नहीं होता है। वह अपनी सांसारिक दुनिया खुद की मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन धीरे से जब सने शने बच्चा बड़ा होने लगता है, उसे समझ में आने लगती है कि भाई इस कार्य को करने से मुझे फ़ायदा होगा, इस कार्य को करने से मुझे डांट पड़ेगी, इस कार्य को करने से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो ये क्या है, 100 का विकास भी धीरे धीरे हो जा रहा है। इसीलिए मीड के द्वारा 100 को क्या कहा कि भाई 100 सृजनात्मक और क्रियाशील दोनों होता है समय के साथ साथ। आगे ये कहते हैं बाहर की चीज़ों से 100 के पास पहुँचती हैं और वह इससे अंतःक्रिया करता है। जैसे कि हम बात जब 100 की कर रहे हैं, अपने आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं, तो बाहर से जब आप देखते हैं कि कोई ऐसा कृत्य आपने देखा जो बुराई के लिए, तो बाहर से आपके पास आए। अब बाहर से यदि वह कृत्य आता है तो वहाँ पर आपका जो 100 है, जो आपका आत्मचिंतन है, वो क्या कहेगा, उससे परस्पर प्रक्रिया या क्रिया करेगा। और जैसे ही वह क्रिया होगी फिर आप आकलन करें कि वाकई में यह कार्य सही है, उचित है, अनुचित है, क्या है उसकी क्रियाशील। तो ये अंतः क्रिया अवश्य आपके 100 में बनी रहती है। 100 मूल्य मानक आदि का निर्वाचन करता है, यानी कि यहाँ पर वह देखता है, मैंने कहा ना कि आप यह निर्णय ले रहे हैं कि वह कार्य उचित है, अनुचित है, तो वास्तव में आप क्या बना रहे हैं। दो परिप्रेक्ष्य यहाँ पर चलते हैं। एक हम यह देखते हैं कि यह जो समाज है, क्या है भाई, जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अनुसार क्या वह कार्य है। सोसाइटी में जो नियम चल रहे हैं, सोसाइटी के अंदर क्या हम कहते हैं ना कि सोसाइटी के अंदर हमारे आदर्श नियम, हमारे मूल्य पहले से बने होते हैं, हमारी एक परिपाटी बनी हुई होती है। तो उस परिपाटी के अनुसार यह जो कार्य है क्या सही है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि उन्हीं का निर्वाचन, यानी उनको हम क्या कर रहे हैं, चुनने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके उपरांत हम उसे या तो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। क्या करने वाले हैं, या हम स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, या कुछ हद तक स्वीकार या कुछ हद तक अस्वीकार करेंगे। ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि हाँ, कि यदि मैं आपसे यह कहूँ कि सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या कर देना, तो क्या कहा जाता है, क्या सेल्फ डिफेंस में हो गई। अब वही हत्या यदि जानकर की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, हत्या कहा जाता है। हत्या तो दोनों परिप्रेक्ष्य में हुई है। हत्या को यदि आप ध्यान से देखें तो हत्या तो दोनों परिप्रेक्ष्य में, लेकिन क्या हुआ, एक स्थिति में उसे क्या कह दिया कि अपने स्वयं की बचाव के लिए की गई हत्या, और एक जानबूझकर की गई हत्या। क्लियर है। तो इस प्रकार से जब हम समाज के बने हुए नियमों का निर्वचन करते हैं और फिर उसे हम या तो स्वीकार कर लेते हैं या अस्वीकार कर देते हैं, या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बात की, समाज के मूल्यों, मानकों, भूमिका और परिस्थितियों दोनों के बीच बराबर क्या कर रहा है, क्रिया चलती रहती है। भाई आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते समय आपके समक्ष क्या चल रहा है, तो भाई आप देखेंगे कि सामाजिक मूल्य उसके पैरेलल में चल रहे हैं। यहाँ पर आपका कार्य है, यहाँ पर क्या है, सामाजिक मूल्य है। यानी कि हम कहते हैं कि सामाजिक मूल्य जो बने गए हैं उन मूल्यों के आधार पर ही हम कार्य करेंगे, तभी वो कार्य क्या कहलाते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या कहलाएंगे भाई, सामाजिक या सोशल वर्क कहलाएंगे। वहीं यदि आप सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वह कार्य क्या हो जाएंगे, आपके असामाजिक कार्य हो जाएंगे। ठीक है। मीड ने 100 को दो अवस्थाओं में देखा। भाई यहाँ पर मीड बोलते हैं कि दो अवस्थाओं में आपका 100 होगा। वो अवस्थाएं क्या है, पहली अवस्था जिसे इन्होंने कहा मैं या आई। ठीक, क्या कहते हैं, मैं या आई, यानी कि सीधी सी बात है मैं। जब आप मैं को सर्वोच्च रख रहे हैं तो एक अवस्था वह आएगी जहाँ पर आपको इस समाज से, यानी कि जो समाज है, सोसाइटी बनी हुई है आपकी, इसके जो आदर्श नियम हैं, मूल्य हैं, मानक हैं, भाई नियम है हमारे समाज के आदर्श हैं, या हमारे समाज के कुछ मानक जो बनाए गए हैं, इन मानक आदर्श मूल्यों को आप क्या करते हैं, यदि आप 100 के किस स्तर पर हैं,
मैं की अवस्था में, सौ को क्या है, पहली अवस्था मैं की जो बताई गई है मीट के द्वारा, यदि उस अवस्था में है तो इन सभी चीजों को आप क्या कर देंगे, दरकिनार कर देंगे। भाई मैं और सिर्फ तो यह अवस्था, यह मैं सावयव विशुद्ध रूप होता है। इसमें अपने आवेग होते हैं, स्वयं के ही आवेग हैं यहाँ पर। इन मूलभूत आवेगों को समाज से कोई सरोकार नहीं है। मैंने कहा ना कि जो आदर्श है, नियम है, मानक है, क्या है, हमें मतलब नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, उसे यह बिल्कुल सरोकार नहीं होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, इसे उसका कोई सरोकार, ठीक है ना। तो इस प्रकार के स्व की बात करके तो मन माने ढंग से अपनी क्रियाएं करना। लेकिन हाँ, अब यदि यह स्व आपका एक समय के साथ साथ बदलता नहीं, देखिए वर्तमान को भी मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ कि यदि आपका जो स्व है जो बचपन में था, यदि यही स्व क्या है आपके वर्तमान काल में भी है, जैसे कि आप तो बड़े हो, जैसे मैंने कहा ना कि स्व क्या है, समय के साथ साथ गतिशील और सृजनशील होता है। लेकिन आपका स्व वही है, एक छोटे से बच्चे का स्व यदि है आपका, यानी कि आप वर्तमान काल में आप शारीरिक रूप से बड़े हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन आप आज भी यदि मैं जी रहे, तो निश्चित बात यह है कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी क्या कर रहा है, अहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड, दूसरों का अहित कर रहे हैं। क्लियर हुआ। और कुछ व्यक्ति जब इस स्व का साथ देने लगते हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति रहते हैं जो सिर्फ स्व का क्या दे रहे हैं, इस प्रकार के स्व का साथ दे रहे हैं, तो निश्चित बात है वह उस व्यक्ति विशेष के स्व को विकसित ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों का भी उसमें स्वार्थ जुड़ा रहता है। इसीलिए व्यक्ति उनके स्व को क्या करना चाहता है, अविकसित ही रहने देना चाहता है। क्लियर हुए। जैसे नवजात शिशु का स्व इस अवस्था में ही होता है। बच्चों को आपने देखा है, बिल्कुल स्थिति में सभी को, नए बच्चों को देखा होगा, बच्चा क्या करता है, बिल्कुल जिद्दीपना, और उस जिद के आगे क्या कहा जाता है, नहीं ठीक है अभी बच्चा है, बच्चा है। लेकिन यदि वह बच्चा बच्चे की उम्र तक बच्चा रहे या बच्चे की उम्र तक उसका स्व वही रहे तो ठीक है, लेकिन यदि शारीरिक रूप विकसित हो जाने के उपरांत भी यदि स्व आपके बड़े बच्चे का स्व वहीं जा रहा है तो यह काफ़ी घातक हो जाता है। जैसे कि जीन पियाजे जो हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उनके द्वारा भी बच्चे की अवस्था के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया बताई। किसके द्वारा, जॉन पियाजे के द्वारा, ठीक है ना। उनके द्वारा क्या बताया गया कि वे एक समय तक बच्चे की सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए। निश्चित बात है, तो समय सीमा इनके द्वारा कहा कि जब बच्चा 5 वर्ष तक का है तब तक आप बच्चे की प्रत्येक जिद को पूरा कीजिए ताकि उसको परिपक्वता मिल जाए। फिर धीरे धीरे कुछ उसकी ये 100 को सृजनशील यदि आपको बनाना है तो कुछ उसकी आवश्यकताओं में कटौती कीजिए और धीरे धीरे वह उस परिस्थिति में परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है। और यदि आप ऐसा करने में अक्षम है या नहीं कर पा रहा तो निश्चित बात है उस बच्चे के 100 का आप विकास ही नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है मेरा या मी या मुझे की अवस्था। इस अवस्था में ये क्या कहते हैं, दूसरों के प्रति 100 की अभिवृत्तियां संगठित हो जाती हैं। जैसे हम कहते हैं भाई मेरा तो है, यानी मैं तो हूँ, मेरे साथ साथ जो और जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने क्या समझ लिया, भाई उनको भी मैंने मुझ में समझ लिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये मेरा है, तो इसका आशय क्या है कि अब आपका 100 क्या हो चुका, विकसित हो चुका है थोड़ा सा। अब आप बच्चे वाले 100 की बात नहीं कर रहे, एक नवजात शिशु वाले 100 की बात नहीं कर रहे, अब आप एक विकसित 100 की बात कर रहे हैं। यानी कि आपने मैं की जगह कहाँ आ गए, मुझे आ गए, यानी कि उस मैं की अवस्था से आप क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। आपका 100 क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है। मेरी अवस्था में 100 दूसरों से सीखता है। कैसे सीख रहा है, अब बच्चा देख रहा है विकसित होकर, यार उस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, समाज में ऐसा चलन ही क्यों चल रहा है, क्या मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं अब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बढ़ गया। और कॉन्सेप्ट बढ़ जाने के आधार पर हम क्या देखते हैं, बच्चा मैं से किस में आ जाता है, दूसरों से सीखने का प्रयास करता है। इस अवस्था में 100 दूसरों की वस्तुओं, मानक, मूल्यों, भूमिकाओं, इनसे क्या करता है, अपना एक अस्तित्व बनाने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई बच्चा आपके घर में रह रहा है, अब सुबह से उठते उसे डांट पड़ रही है या उसकी प्रत्येक आदत को क्या किया जा रहा है, मान लिया जा रहा है। हम बहुत सरल अवस्था में यदि बात करें, यदि एक छोटा सा बच्चा और वह बच्चा
कि प्रत्येक आदत उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा मान ली जा रही। अब बच्चे का स्व विकसित हो ही नहीं सकता। अब बच्चा क्या कल्पना करेगा, धीरे धीरे वो बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन बड़े होने के उपरांत उसकी वही आदत है ना। आदत क्या है, क्योंकि स्व का विकास नहीं हुआ, और जब तक स्व का विकास नहीं होगा उस व्यक्ति विशेष की आदत क्या रहेगी, वह बाहर भी कहीं जाता है, कहीं वह बाहर गया, अभी तक कहाँ था भाई, इस परिवार में बच्चा रह रहा था और परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा उसके स्व को विकसित ही नहीं होने दिया। अब यदि इस अवस्था में बच्चा बड़ा होने के उपरांत किसी दूसरे परिवार का हिस्सा बनता है तो स्थिति क्या रही, उसके विकास तो हुआ नहीं है, विकास क्या रहा, विकास वही जीरो रहा है, यानी कि वही नवजात, ठीक है ना। अब नवजात मस्तिष्क के साथ बच्चा कहाँ आया, दूसरे में आया, तो उसकी आदत क्या है, उसकी परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका परिप्रेक्ष्य, उसकी आदत तो वही है कि भाई यहाँ भी मुझे बच्चा ही समझा जाएगा और बच्चा समझने का कार्य भी यही मैं करूँगा या करूँगी। लेकिन स्थिति क्या भाई, यहाँ आप आए हो तो यहाँ तो परिस्थितियाँ दूसरी हैं, यहाँ परिस्थिति, क्योंकि यहाँ पर आप बड़े हो क्या है, तो यहाँ पर आपका स्व क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका स्व विकसित हो जाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर अविकसित स्व के साथ सोचते हैं कि नहीं भाई यहाँ भी वही व्यवहार मिलेगा जो यहाँ मिला करता, तो परेशानी आपकी बढ़ेंगी, आपकी सारी परेशानियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी। किश्चित है इस अवस्था में दूसरों की अभिव्यक्तियां, मनोभाव तो अपने हो जाते हैं। यदि विकसित कर लिया तभी आप इसे क्या बना पाएंगे, अपना बना पाएंगे, अन्यथा स्थिति क्या रह जाएगी, आपका स्व, बच्चे का स्व और यहाँ बड़े बन ही नहीं सकता अपना, ठीक है ना, बन ही नहीं सकता। आगे बात कर रहे हैं, दूसरों के प्रभाव के कारण स्वयं व्यक्ति में चेतना आ जाती है। देखिए जैसे हमने कहा है कि कोई व्यक्ति के सीखने की कई प्रक्रियाएं हैं, एक प्रक्रिया व्यक्ति स्वयं से सीखता है, एक प्रक्रिया व्यक्ति दूसरों को देखकर सीखता है, और जो मैं वाले रहते हैं यानी मैं स्व, जो नवजात स्व रहता है वो कैसा रहता है, ना तो वह दूसरों को देख के सीखने वाला है, ठीक है ना, और ना ही वह खुद से सीखने वाला है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें काफ़ी समस्या उठानी पड़ती है। तो मीट के अनुसार मैं और मुझे को परिभाषित किया और बताया कि मैं सावयव का असंगठित प्रत्युत्तर है। मैं क्या है, सावयव, यानी कि शब्द का एक प्रत्युत्तर की बात की जा रही है जो मूलभूत से मनोभावों और अभिवृत्तियों को प्रेरित होता है। मैं की बात आई ना यहाँ पर, मेरी प्रवृत्ति क्या है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण यदि भी ध्यान से देखें तो यदि इस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति किसे महत्वपूर्ण मानेगा, भाई निश्चित बात है वह इसे ही सर्व मानने वाला है। जैसे कहते हैं कूप मंडूक वाली बातें जो आती हैं वो यहाँ आ जाए, तो सब मैं ही मैं हूँ, ठीक। आगे ये कहते हैं मेरा या मुझे वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति दूसरों से जो कुछ सीखा है उसके दायरे में प्रत्युत्तर देता है। यदि मैंने समाज में यह सीखा है कि भाई जो व्यवहार है, यदि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, कटु है, तो भाई यहाँ का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ भी व्यवहार कटु ही मिलने वाला है। आगे बात करते हैं सह अंतःक्रिया। अब जो सह आया है तो वो अंतःक्रिया कैसे करेगा, भाई मैं में स्व है आपका, मुझ में स्व हो गया, अब अंतःक्रिया तो होगी, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर अंतःक्रिया तो मुख्य है, बिना अंतःक्रिया के आप किसी भी क्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते, यह स्पष्ट है। तो यहाँ पर जब बाहरी समाज के मूल, यानी कि वही मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पर कि जब आपका स्व यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है, यानी कि ये यदि हम कहें तो ये आपका बाहरी क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि जब बाहर के मूल मानक भूमिका परिस्थिति स्व की दुनिया में पहुँचते हैं तब स्व और बाहर की दुनिया के बीच क्या होता है फ्रेंड्स, वाद विवाद होता है और अंतःक्रिया होती है। क्या हुआ, बाद में जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैं की अवस्था थी, कैसी अवस्था थी, बच्चे का स्व विकसित नहीं हुआ, मैं की अवस्था, और यहाँ पर जो पारिवारिक जीवन रहा या पारिवारिक जो भी सदस्य रहे उन्होंने इस मैं को क्या रहा, मैं को ही मैं में रहने दिया, यानी उसे क्या है, मुझ तक नहीं पहुँचने दिया। अब इस परिस्थिति की स्थिति क्या बनी, भाई एक बाहर का माहौल मिला। अब जैसे ही बाहर का माहौल मिलता तो यहाँ पर जैसे ही मैं व्यक्ति पहुंचता है, यानी मैं का जो स्व पहुंच रहा है यहाँ पर, यहाँ के मानक मूल आचार विचार सभी अलग हैं। अब स्थिति क्या होगी, बीच की है जो स्थिति बन रही है कैसी बनने वाली है, वाद विवाद वाली। अब वाद विवाद की देखिए, वाद विवाद की दो स्थितियां यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि वाद विवाद की जो स्थितियां बने, या तो फिर स्थिति है
कि इस परिप्रेक्ष्य से रिटर्न आप कहाँ आ जाइए, भाई वह परिप्रेक्ष्य छोड़ दीजिए, वह आवरण छोड़ दीजिए, आप पुनः वापस यहाँ आ जाइए। तो भाई आप यहाँ गए ही क्यों? एक बात निकल के आती है, यहाँ गए क्यों? जब आप अपने मैं को परिवर्तित नहीं करना चाहते, आपने अपने सौ को वही बच्चे वाला सौ रखा या शिशु का सौ रखा है, तो वाद विवाद होगा। अब यहाँ पर वाद विवाद में क्या कहते हैं मीट, कि वाद विवाद के साथ साथ अंतः क्रिया की जाती है। क्या की जाती है? यहाँ पर अंतः क्रिया होने लगती। अंतः क्रिया होने के बाद यदि आप समझ रहे हैं, यदि आप समझ रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, सौ को ऐसे मुझे मैं कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ? बाद में होता अंतः क्रिया होता, और इसी अंतः क्रिया के कारण प्रतीकों का आकार बढ़ता जाता है। क्या होगा? आकार धीरे धीरे धीरे, अब आपका बहुत सारे, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या थे, सीमित प्रतीक थे, लेकिन जैसे ही आप नए परिवर्तन में पहुंचते हैं तो नए परिवर्तन में पहुंचने के साथ साथ आपको नए प्रतीक भी मिलने वाले हैं, और जैसे जैसे आपको नए प्रतीक मिलते जाएंगे वैसे वैसे प्रतीकों में क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि होती जाएगी, है ना। यहाँ के प्रतीकों से यदि आप सहमति बना लेते हैं, तालमेल बना लेते हैं, यानी सरल शब्दों में कहें, इस मैं को किस में परिवर्तित कर दिया आपने, मैं यदि मुझ में परिवर्तित हो गया, तभी आप इस दोनों परिस्थितियों को क्या कर पाएंगे, मेल कर पाएंगे। जैसे एक बहुत सुंदर सा गीत है यहाँ पर, तुम और मैं गर हम हो जाते, क्या है, तुम और मैं गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, है ना। तो यहाँ पर वही स्थिति आती कि भाई मिल गए तो एक प्रतीक बात बन जाएगी, ठीक है ना। अब सौ का विकास की बात करते हैं कि आखिर जो सौ है वह विकसित कैसे हो। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यदि आप यहाँ जब मैं है और यहाँ पर आपको जो वातावरण मिल रहा है, यदि वह वातावरण सिर्फ मैं वाला ही मिल रहा है, तो निश्चित बात है आपका ये सौ कभी भी विकसित नहीं होने वाला है। जैसे कि एक बच्चा है, अब उस बच्चे को हमेशा उंगली पकड़कर ही यदि रास्ता दिखाया जा रहा है, तो बच्चा कभी बिना उंगली पकड़े चल पाएगा क्या? तथापि नहीं चल सकता। क्या वह समस्याओं को ले पाएगा, उन समस्याओं को समाधान ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है ना। और कुछ इस मैं को फिर क्या मिलता है कि भाई इस आवरण में यदि मैं रह रहा तो यहाँ पर सपोर्ट क्या है भाई, निश्चित बात है कुछ पारिवारिक जो सदस्य रहते हैं, परिवार के सदस्य, वह इस मैं को बड़ा ही नहीं होने देना चाहते हैं। इस समय भी स्थिति क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं भाई सौ का विकास क्या, इस अवस्था में भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है, ठीक है ना। अब जब आप क्या कर रहे हैं, एक नई भूमिका में जाएंगे ना, सीधी सी बात है, यदि मैं आपको बहुत सरल शब्दों में कहूँ कि भाई ये एक गिलास है, क्या है, ये एक गिलास है जो कि पानी से भरा हुआ है, ये यहाँ तक पानी से ये गिलास भरा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस गिलास से मैं क्या कर दूँ, भाई जूस पीना है मुझे इस गिलास से, तो ये आप मुझे बताइए कि इस पानी से भरे हुए गिलास से मैं जूस पी सकता हूँ क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल पी सकते हैं, इस गिलास को खाली करना पड़ेगा। यानी बात यही है कि जो हमारी पुरानी भूमिकाएं, उन पुरानी भूमिकाओं को मुझे निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जब मैं नए वातावरण में आ रहा हूँ, इस नए क्या पी रहा हूँ यहाँ पर, भाई मैंने कहा यहाँ पर मुझे जूस पीना है, तो यह जो गिलास है, इस गिलास को मैंने खाली किया। क्या किया? इस गिलास को मैंने, मुझे निश्चित बात है इस गिलास को क्या करना पड़ेगा भाई, खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अब नई भूमिकाएं आ रही हैं और उन भूमिकाओं को मुझे ग्रहण करना पड़ेगा। सेम इसी तरह, और यदि मैं ग्रहण करूँगा तभी ना उनका मैं उपभोग कर पाऊँगा। यदि मस्तिष्क मेरा यहाँ रहेगा और यदि मैं ये कर पाऊँ तो कतभी होगा क्या? नहीं हो पाएगा, मेरे सौ विकसित हो ही नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? तो लंबी एक जटिल प्रक्रिया रहती। अब इस प्रक्रिया को व्यक्ति धीरे 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 संभलता है और इनको अपनाने का प्रयास करता है। प्रतीकों की सूची बड़ी हो जाती है, हमारी निश्चित बात होगी। एक बात अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर पानी भरा रखा, क्या भरा है यहाँ पर पानी है। अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जूस आ जाए, तो निश्चित बात पानी है, तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ प्रतीक है, कुछ सौ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और वहाँ से आपको नई प्रक्रिया में यहाँ जुड़ना, तो निश्चित बात है यहाँ से यहाँ आपको बदलने में कई भूमिकाओं को ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ के अनुसार प्रतीक ज़्यादा होंगे, आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उनके साथ आपको सामंजस्य बनाना ही पड़ेगा।
धीरे धीरे अन्य मूल मानक भूमिकाएं परिस्थिति को अपनाना, यदि आप अपना रहे हैं तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो के विकास की यह कहानी मीड के अंतःक्रियावाद का मूल आधार है। मीड का जो अंतःक्रियावाद है भाई, ये 100 पर ही आश्रित, जैसे मैंने कहा था कि 100 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रतीक आपके बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे आपको क्या करना रहेगा, अंतःक्रिया करनी रहेगी। आगे प्रतीकात्मक का अभिप्राय समझाते हुए मीड कहते हैं, संकेत एक प्रकार का इशारा। यदि हम दांत दबाकर या आंखें लाल कर किसी को देखते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है भाई, आक्रमण। संकेत की बात की, प्रतीक की बात की जा रही है ना। इनकी विशेषता यह भी है कि समाज सभी सदस्य प्रतीक का एक समान अर्थ निकालते हैं। यदि मैं आपकी तरफ इस तरह इशारा करता हूं तो निश्चित बात है क्या है ये इशारा, यह इशारा वही रहेगा ना कि हाँ भाई सर किसी को मारने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही हमारे समाज का जो क्या बन जाता है, एक सिंबल बन जाता है कि इस प्रकार से यदि कोई आपको हाथ दिखा रहा है या आंखें बड़ी घूर के देख रहा है तो इससे क्या है कि यार आक्रमण की तैयारी है। यहाँ पर किसकी तैयारी है, एक आक्रमण की तैयारी है। यह क्या बन गया, एक सिंबल बन गया। किसी से विनम्रता से इस प्रकार आप बात करो तो निश्चित बात है एक नम्रता या विनम्रता का सिंबल बन गया। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि भाई मैं नमस्ते कर रहा हूँ, लेकिन आपके समक्ष आके मैंने इस प्रकार कर दिया तो निश्चित बात है ये कि आपके सामने मैंने क्या किया, नमन किया है या विनम्रता दिखाई है। क्लियर। तो ये प्रतीक बनते जाते हैं। यदि यह प्रतीक हटा दिए जाए तो मनुष्य क्या हो जाएगा भाई, पत्थर की मूर्त बन जाएगा जिसमें ना तो कोई अर्थ होगा और ना ही कोई मनोभाव होगा। क्योंकि हम हमारे सामाजिक जीवन के अंतर्गत सुबह से लेके शाम तक कई प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष से परिचित भी हैं और वार्तालाप नहीं करना चाहते और क्या हुआ आपका आमने सामने, यदि कहते ना कि एक प्रतीक ऐसा हमने स्माइल कर दिया, व्यक्ति पहचान गया कि हाँ व्यक्ति जानता है, प्रतीक है। मैंने जाके वार्तालाप नहीं की, कुछ नहीं किया, स्माइल भाई प्रतीक है, ठीक है ना। किसी से चलते चलते आप बहुत दूर रहते हाथ हिला देते हैं, हाँ भाई हाई फाई हो गया, क्या है, प्रतीक है, प्रतीक है ना। अब इन प्रतीकों को यदि हटा दिया जाए, टोटल प्रतीक जितने भी हमारे सिंबल है सारे सिंबल को यदि हटा दिया तो स्थिति क्या होगी, मशीन भी तो वही है, मशीन में कोई सिंबल है नहीं है भाई। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है मीड ने कि मनुष्य क्या हो जाएगा भाई, पत्थर की मूर्त बनता जाएगा। और यह पत्थर की मूर्त समाज के लिए क्या होती है, खतरनाक होती है ना भाई। मानव है, आपके पास सोचने समझने कुछ उत्पन्न करने कुछ बनाने की एक क्या है, मस्तिष्क है। जैसे कहा भावी मस्तिष्क आपको दिया गया, उस मस्तिष्क के आधार पर आप विभिन्न प्रकार के सिंबल का निर्माण कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आप निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रतीकों के काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है जीएच मीड के द्वारा। तो फ्रेंड ये था हमारे जीएच मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से केंद्र किसे रखा है, तो विशेष रूप से इनका केंद्र क्या है, तो या सेल्फ इनका केंद्र बिंदु पूरी अवधारणा का। क्लियर है। चलिए फ्रेंड, आई होप वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।